बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। जब हम जर्नलिज्म पढ़ा करते थे या पढ़ाया करते थे तो वहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस किया करते थे, प्रोपेगेंडा के बारे में पढ़ा करते थे और फिर एजेंडा सेटिंग के बारे में पढ़ा करते थे। ये मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, फिर इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी, फिर इस पर बहुत सारा किताबों में मवाद लिखा हुआ है कि अखबारात और टीवी जो है वो कैसे एजेंडा सेटिंग करते हैं और फिर कैसे प्रोपेगेंडा करते हैं और इसके क्या मकासद होते हैं और ये किस किस्म की जर्नलिज्म में आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ रखी हैं और अब हम जर्नलिज्म में इसका अमली सबूत भी देखते हैं। अब देखिए कि एक स्टोरी कल चलती है और स्टोरी ये है कि अखबार इसको कैसे शाया कर रहा है। आज कल टीवी पे भी, खैर चले मैं पहले क्लिप आपको दिखाता हूँ, फिर मैं अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। कल टीवी पे जो खबर चली वो ज़रा देखिए कि क्या थी। ये जियो का मैं आपको एक न्यूज़ क्लिप दिखा रहा हूँ। गैर कानूनी तरीके से लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरहा गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वैनताओ का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। तहकीकाती इदारों के ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए इससे खरीदे पासपोर्ट पर फरहा गोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। तहकीकाती इदारों के ज़राए का बताना है कि दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फरहा गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा गया। लेकिन जनाब ये खबर थी और कहा गया कि जी ये एक टास्क सौंपा गया इनको, एक ये वेन्यूआतो एक कंट्री ऑफ ओशियाना का ये है और छोटा सा कंट्री है, कोई इसकी मेरे ख्याल आबादी जो है वो 3,19,000 है। छोटे से आबादी के मुल्क का मुबैना तौर पर पासपोर्ट बनाकर दिया गया फरहा गोगी को ताकि वो यहाँ से दुबई और दुबई से फिर इस पासपोर्ट पर ट्रैवल करके वो बाहर चली जाए। अच्छा, अब इस पे आज जो जंग ने खबर लगाई है वो यूँ लगाई है कि फरहा गोगी का गैर मारूफ मुमलिकत का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन कबल पाकिस्तानी पासपोर्ट दुबई भिजवाया गया। बाकी सफ़र वेन्यूआतो के पासपोर्ट पर कराए गए ज़राए। अच्छा, ये ज़राए से वो फिर बता रहे हैं कि जी ये इनको ये कराया गया, ये पासपोर्ट बनाकर दिया गया, इनको सफ़र कराया गया और ये जो है वो इन्होंने वो यानी ये मुल्क से इनको फ़रार कराया गया। किसने कराया, किसके ज़रिए कराया, किन किन अफसरान के उसमें नाम शामिल थे, क्या ये चेन बनती है, जिसने ये स्टोरी बनाई है उसके पास ये सारी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए उसूलन, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको आपके सोर्सेज इतना बताते हैं कि जी ये पासपोर्ट बना के दिया गया तो उसकी बाकी डिटेल्स भी होती हैं, वो डिटेल्स जिसमें शेयर नहीं की गई। लेकिन आज अहमद नूरानी साहब ने एक ट्वीट की है। अहमद नूरानी साहब ने इस क्लिप को, जियो के इस क्लिप को शेयर करके कोट करके कहा है, फेक न्यूज़ by the Pakistan's biggest news network Jio and Jung Group. Passport image circulating on social media is photoshopped and fake. फिर वो कह रहे हैं कि crime in the name of news by once a wonderful news organization Jio News Urdu. ये Jio News Urdu वो कहते हैं कि जी एक बड़ी wonderful organization हुआ करती थी और ये एक photoshopped image चला के कह रही है कि ये इनको इस कंट्री का पासपोर्ट बना के दिया गया है। अब अहमद नूरानी साहब के बकौल ये एक झूठी खबर है, ये एक फोटोशॉप्ड इमेज है और इसमें जो दावा किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। अब फरहा शहजादी ने किया यह है या फरहा गोगी, या फरहा शहजादी जो भी उनका नाम, फरहा गोगी तो खैर उनका वो है एक नाम राइज हो गया, वैसे फरहा शहजादी हैं वो ये कहती हैं कि उन्होंने एक चेयरमैन नायब और डीजी एफआईए और डीजी एंटी करप्शन इनको एक लीगल नोटिस भिजवाया कि ये जो इनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, एक लीगल नोटिस भिजवाया गया। अब इसमें देखिए किस्सा मुख्तसर ये है कि फरहा गोगी अगर क्रिमिनल है, करप्ट है, इसे माल बनाया है तो पाकिस्तान को जैसे भी करके इसको वापस पाकिस्तान लाना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान के इदारों को वापस लाकर एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान का 1 रुपया भी लूटे बेरहमी के साथ उसके साथ सलूक होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है हमारे यहाँ के हालात बदलते हैं, माहौल बदलता है तो करप्शन की स्टोरीज बदल जाती हैं। यानी कल को हालात फरहा शहजादी के हक में हो जाएंगे तो ये करप्शन की सारी स्टोरीज ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि ये इसको आपने जो है वो, जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देख लेना, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, वो अगर केसेस झूठे थे तो बनाए क्यों गए थे, और अगर सच्चे थे तो मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे। तो ये जो हम बतौर कौम एक दायरों का सफ़र कर रहे हैं जिसमें इल्ज़ामात लगाते हैं
और किसी को जब डिफेम करना या उसके ख़िलाफ़ माहौल बनाना मकसूद होता है तो इस तरह की ख़बरें आती हैं। जब हालात बदल जाते हैं तो इसी तरह की ख़बरें दूसरे ग्रुप के बारे में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये कौन प्लेयर है जो मुसलसल एक ही फार्मूले पर खेल रहा है लेकिन उसका नतीजा और हल आज तक कोई भी नहीं निकला। मसलन आप देखें ना, 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के बैंक अकाउंट्स तक मौजूद है, एक एक बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन के एक एक रिकॉर्ड, कहाँ गया वो सारा कुछ? कैसे बरी हो गए शहबाज शरीफ उसमें? क्या महज इसलिए वो बरी हो गए हैं कि आज हालात उनके साजगार हो गए हैं इसलिए वो बरी हो गए हैं? वरना तो उनके बारे में बहुत डिटेल्स रिकॉर्ड्स मौजूद थे, नुसरत शहबाज के बारे में भी, हमजा शहबाज के बारे में भी, और वो जो पूरे कैश बॉयज़ थे वो सारी जो डिटेल्स थी वो कहाँ जाएंगी, वो कैसे ज़मीन बोस हो जाएंगी, वो कैसे खला में चली भेज दी जाएंगी। और आज यही कुछ फराज शहजादी को एक इमरान खान का फ्रंटमैन बना के पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी वेन्यूआतो नामी एक कंट्री है उसका पासपोर्ट बना के इसको दिया गया, जबकि अहमद नूरानी के बकौल उनकी तहकीक के मुताबिक तो ये एक फ़ोटोशॉप्ड इमेज है, ये ओरिजिनल पासपोर्ट ही नहीं है। और फराज शहजादी जो हैं वो ख़ुद भी इन सारे इदारों को लीगल नोटिस भिजवा रही हैं। दूसरा कुछ ख़बरें ज़रा मैं इमरान खान के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान की मज़ीद गिरफ्तारी जो है वो आज डालने का फ़ैसला हुआ है तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट में। ये नैब ने फैसला किया है कि जी अब इमरान खान की 2 और केसेस में गिरफ्तारी डाली जाए, तोशा खाना में और अलकादे ट्रस्ट में। और इन दोनों केसेस में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और नैब कोर्ट से परमिशन ली गई है कि इनको गिरफ्तार करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नैब ने 93 दिन इंतज़ार क्यों किया? ये जो 90 से ज़्यादा दिन इंतज़ार किया है इमरान खान की इस केस में गिरफ्तारी डालने में, केसेस तो पहले से बन गए थे, क्यों गिरफ्तारी ले डाल रहे हैं? तो हम एक फार्मूला देख रहे हैं कि जब एक केस में इमरान खान की ज़मानत होने लगती है, जैसे तोशा खाना में के मामले में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत होने लगी तो इनको अगले केस में साइफ़र में गिरफ्तारी डाल दी। अब लग रहा है कि साइफ़र में इनकी ज़मानत हो जाएगी तो अब आप डाल रहे हैं तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट में गिरफ्तारी। अच्छा, अगर तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट में, वैसे मैं तो मशवरा ये दूंगा कि एक एक करके डालें, पहले तोशा खाना में डाल दें, जिस दिन तोशा खाना में महीने 2 महीने बाद जब ज़मानत होने लगेगी तो फिर अलकादर में डालें। ऐसा ना हो कि दोनों की ज़मानत एक साथ हो जाए, फिर कोई और केस घड़ना पड़ेगा। वैसे कोई और केस भी घड़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो अब ये इंतज़ार किया गया कि जब साइफ़र केस में इनकी गिरफ्तारी, इमरान खान की ज़मानत होने लगेगी तो फिर इन केसेस में गिरफ्तारी डालें, ताकि कम से कम एक वक्त में कोई एक गिरफ्तारी तो मौजूद रहे। अगर तीनों में इकट्ठा डाल देते, तीनों में इकट्ठा केस चल पड़ता तो फिर तीनों की ज़मानत इकट्ठी हो सकती थी। तो बुनियादी मकसद यह है कि एक केस में तो कम से कम वो गिरफ्तार रहें। और इसी तरह से तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि आज उसकी समाअत फिक्स हुई भी है। आज इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था इनको कि पेश किया जाए और इन पर समाअत हो तौहीने इलेक्शन कमीशन की, लेकिन इमरान खान को पेश नहीं किया गया, फवाद चौधरी को भी पेश नहीं किया गया। इमरान खान को तो शायद सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए पेश नहीं किया गया, पता नहीं फवाद चौधरी को क्यों नहीं पेश किया गया, उनको भी पेश किया जाना चाहिए था, शायद उनके लिए भी सिक्योरिटी खदशात हैं। अब ये जो दोनों पेश नहीं हुए आज किए गए तो इन पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। लेकिन आप परेशान ना हो, इमरान खान पर जब ये साइफ़र के बाद ये जो अलकादे ट्रस्ट और तोशा खाना वाला मामला चला है, अलकादे ट्रस्ट में जब उनकी ज़मानत होने लगेगी तो फिर ये केस एक्टिव हो जाएगा। फिर इमरान खान को या तो इलेक्शन कमीशन पेश किया कर दिया जाएगा या इलेक्शन कमीशन उठ के चला जाएगा। आज ये बात हुई भी है कि इनको जो है वो वहाँ पर क्या जाया भी जा सकता है, जेल जाके भी समाअत की जा सकती है, उनको बताया गया जी की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन को बताया गया। तो जब बाकी केसेस में उनकी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी और गिरफ्तारी का वक्त ख़त्म होने लगेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन उठ के जेल चला जाएगा और या इमरान खान को पेश कर दिया जाएगा और फिर उनकी तौहीन इलेक्शन कमीशन में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो मकसद ये है कि उनको अंदर रखा जाए। तो वो केसेस बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं। तो जो एंटी PTI या इमरान खान के मुखालिफ लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये इनकी ज़मानत क्यों होने लगी है। बहुत केसेस हैं उनके ऊपर ज़मानत देने के लिए। और यहाँ पर भी जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी बिल्कुल तैयार पड़ा है, बस जिस दिन पेश कर दिया गया उस दिन उन पर तौहीन लग जाएगी और वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। शोएब शाहीन साहब एक पैगाम लेकर आए इमरान खान का। वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा है कि अगर किसी सुपर लाडले को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया तो रियासत का ही नुकसान होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ने लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की तो नुकसान हमारी रियासत और जमहूरियत का होगा। यानी इमरान खान को दिखाई ये दे रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ आने की हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं, मनसूबाबंदी बना रहे हैं, या जिस तरह से उनको लाया जा रहा है और बाकी लोग पीपल्स पार्टी उनको लाडला करार दे रही है, लेकिन इमरान खान ने नवाज शरीफ को सुपर लाडला करार दिया है, सुपर लाडला।
अच्छा, इमरान नवाज शरीफ साहब इस बात पर परेशान भी बहुत हैं कि उनको लाडला क्यों कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट का। उन्हें लगता है कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नज़रिए के साथ सियासत करते हैं और ये कैसा वक्त आ गया है कि मुझे लाडला कह दिया गया है या मुझे लाडला कहा जा रहा है, तो इसको वो ताने के तौर पर देख रहे हैं और इससे काफ़ी परेशान है। उनको लगता है कि उनका सारा बयानिया ख़राब हो रहा है, उनको लगता है कि सारा उनका जो प्रिंसिपल स्टांस है वो सारा डैमेज हो रहा है। नवाज शरीफ को लगता है कि वो 20 साल से एक ही तो जंग लड़ रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट की, और वो आज नवाज शरीफ को लगता है कि जब उनको लाडला करार दे दिया गया है तो उनके पास बयानिया के तौर पर बचेगा क्या। लेकिन लाडला तो क्या, इमरान खान ने उनको सुपर लाडला करार दिया है। बहरहाल नून लीग जो है वो उसने एक सियासी तौर पर और फैसला किया है। फैसला उसने ये किया है कि सर्वे उसने कराया है, और उनके बकौल उन्होंने सर्वे कराया तो 7 लाख लोगों ने वोट कास्ट किया। मुझे नहीं पता ये सर्वे कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पर 7 लाख लोगों ने वोट कास्ट किया, लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनको शामिल कर लिया जाए। अब ये नून लीग ने अपना एक उसूल तोड़ा है। नून लीग ने कहा था जो हमें धोखा देकर गए, जो हमें मुश्किल वक्त में छोड़ कर गए, हम उनको इलेक्टेबल्स को वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब नून लीग ने फैसला ये किया है कि हमें हर हाल में 2/3 अक्सरियत चाहिए, सादा नहीं। अब वो सादा अक्सरियत की बात नहीं कर रहे कि हमें 172 चाहिए, वो कहते हैं 2/3 चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकें, अपनी मर्जी के तरामीम ला सकें। तो 2/3 अक्सरियत लाने के लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्टेबल्स को कबूल कर लें। मकसद चूंकि बड़ा है इसलिए छोटा सा उसूल तोड़ा जा सकता है। छोटा सा उसूल था कि हम इन लोटों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन मकसद बड़ा है और मकसद ये है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए मुल्क में तब्दीली लाने के लिए, इसलिए इलेक्टेबल्स को कबूल कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर मुजफ्फरगढ़ से अजमल चांडिया को, सरदार मनसब डोगर को, निज़ामुद्दीन सियालवी को और आसिफ भा खुशाब से जो हैं इनको, आसिफ भा अच्छे उम्मीदवार हैं वैसे, आज़ाद हैसियत में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे वोट लिए थे, कोई 40,000 के करीब वोट लिए थे अभी जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। तो आसिफ भा जो हैं ये इनको भी शामिल नून लीग में किया गया और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिन में और भी लोग नून लीग में शामिल होंगे। तो ये बहरहाल नून लीग ने अपना एक उसूल तोड़ के इलेक्टेबल्स को वापस लेने का, वो इलेक्टेबल्स जो इनको छोड़ गए थे इनको वापस लेने का फैसला किया है, क्योंकि नून लीग को बहरहाल हर हाल में 2/3 अक्सरियत चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।